Light it up. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेक्टर्स, राइट। तो इस वीडियो में हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वेक्टर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है और बेसिकली जो बहुत ही रीसेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि अगर हमें वेक्टर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे अप्रोच कैसे करें। अब वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि 60 to 70% ऑफ फिजिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें वेक्टर ऑलरेडी छुपा हुआ है। मतलब उसे इनविटेशन भी नहीं देना पड़ेगा कि किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हमें वेक्टर नहीं आती है तो शायद हम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। वेक्टर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम यहाँ पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर अगर हमें दिया है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो कि बेसिक वेक्टर ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उनको मेजरली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो स्केलर या तो वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दोनों चीज़ों की हेल्प से हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपनी स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे बोला मैंने बोला कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ये सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के अंडर आती है, राइट। स्केलर का मतलब क्या होता है, क्यों इन क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। देखो बात को समझो। मास की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एप्पल खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम क्या बोलते हैं कि हमें 4 किलो एप्पल चाहिए, राइट, हमें 10 किलो एप्पल चाहिए, मतलब जो भी चाहिए जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है, या 1 किलो एप्पल चाहिए, जितना भी खरीदना है खरीद लो, ठीक है। तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 4 किलो एप्पल चाहिए, या हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 2 किलो एप्पल चाहिए, राइट। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने बस बोल दिया कि 2 किलो एप्पल चाहिए तो हमें 2 किलो एप्पल मिल जाएगा। या फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज हैदराबाद में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हम ऐसे कभी नहीं बोलते, इस तरह से कभी इशारा नहीं करते, राइट। या फिर आज दिल्ली का टेम्परेचर बहुत लो हो गया, बहुत कम था, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ, या हम इस तरह का कोई भी मतलब टेम्परेचर बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इवन टाइम के लिए अगर हम बात करें, आज 5:30 बज रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, बड़ा अजीब साउंड करेगा ना अगर हम टाइम के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं। आज 12 बजे हैं इस डायरेक्शन में, आज 3 बजे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब हो जाएंगी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जिनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड काफ़ी है, यानी कि एक नंबर काफ़ी है इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, एनफ, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, राइट। मास की बात करें 4 kg, 5 kg, 6 kg, कभी भी आज तक हमने ना डायरेक्शन एसोसिएट किया, ना कोई सेंस बनता है इन बातों में कि 4 kg इस डायरेक्शन में, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि टाइम की बात करूँ तो टाइम 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हम नॉर्मली ऐसे ही बताते हैं, राइट, डायरेक्शन नहीं एसोसिएट करते। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दोनों की ज़रूरत है इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटी की जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी कैसी क्वांटिटी है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब तो एक्सेलरेशन हो गया, ये सब तो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके होते हैं, राइट। बेसिकली हमारे पास बहुत ही कॉमन सा डिस्कशन होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम सबको पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली उस एरो में एक टेल होता है, उस एरो में एक एक टेल होता है और एक हेड होता है, राइट। तो ये जो टेल और हेड के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम देख रहे हैं ना, या जो ये स्ट्रेट लाइन है जिससे ये टेल और हेड कनेक्टेड है, इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे थे क्वांटिटी के साथ जो एसोसिएटेड है,
वो 4 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो हेड जो होता है ना, ये इसका डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है हमें, हेड जो है इसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मान लो ये जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ तो आपको दिख रहा है कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, तो मैं अगर सिर्फ ए भी लिख दूंगा काम चल जाएगा, राइट। लेकिन हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर मुझे आपको बताना है कि मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई क्वांटिटी है जिसका नाम है ए, या जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इस तरह से लिख करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस एरो का मतलब क्या है, ये जो एरो है देखो, ए उसका मैग्नीट्यूड है, जो ये सिंपली ए लिखा हुआ है, ए उसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो है ये बता रही है कि ए एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है, राइट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस ए क्वांटिटी की जो ये एरो दिखा रही है यही इसकी डायरेक्शन है। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, राइट। कि हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा एक कोई क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, राइट। अब अगर मुझे ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड जानना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अराउंड मॉड्यूलर सिंबल लगाऊंगा और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड जानना है, ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबने पढ़ा है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो क्योंकि ये हमारे पास लेट से ये एक वायर है और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है जो कि है 2 एम्पियर, राइट। तो एक मैग्नीट्यूड भी है इस करंट के साथ एसोसिएटेड है और एक डायरेक्शन भी है। अब मान लो इसी की तरह हमारे पास क्या हो जाए, एक और वायर आ जाए और लेट से इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और इन दोनों से मिल करके हमें क्या मिले, मतलब इन दोनों ब्रांचेस में जो करंट फ्लो कर रही है उसको ऐड करें हम, तो ये जो ब्रांचेस है जिसमें ये दोनों करंट मिल के आगे फ्लो कर रही हैं, यहाँ पे हमें मिलेंगे 5 एम्पियर के करंट। बिल्कुल लॉजिकल है। अब अगर मैं इसी को देखो थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँ, मतलब 2 एम्पियर वाली करंट है वो कुछ इस तरह से आ रही है और 3 एम्पियर वाली उसी डायरेक्शन में आ रही है, और जो 5 एम्पियर वाली डायरेक्शन है वो भी सेम ही है, इनिशियल जैसी ही है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब मैं इन दोनों ब्रांचेस की करंट को इन दोनों केसेस में ऐड कर रहा हूँ, ये जो है 3 एम्पियर है, ठीक है, तो 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे भी 2 + 3 5 होता है, लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैंने, अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे इनके बीच का एंगल कुछ और है और यहाँ पे इनके बीच का एंगल कुछ और है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर हम उन एंगल्स को चेंज कर देते हैं तो वो एडिशन का जो रिजल्ट आता है वो अलग आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे दोनों केस में रिजल्ट क्या है, सेम है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उसमें मैग्नीट्यूड हो या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करना चाहिए। अब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में हम बेसिकली हम पैरेललोग्राम लॉज, ट्राइंगल लॉज और पॉलीगन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हम सबको होता है, वेक्टर में वेक्टर को हम एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एरो चाहे 18th सेंचुरी का हो या फिर हम एक सिंपल सा नॉर्मल सा एरो बना लें, ठीक। तो बेसिकली जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वेक्टर को एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो कैसे होगा, देखो जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ये जो वेक्टर की जो लेंथ है, राइट, ये सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो वेक्टर की जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड हमें बता रही है, और ये कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा ना, तो इससे हमें ये पता चल गया इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अब हम किसी को भी बताना हो तो ये वेक्टर दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा ना कि अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इतना ही सिंपल, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं करना है एडिशनल, ठीक है। अब एक वेक्टर, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें एक वेक्टर को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन समझने के लिए हमें यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हमें दे दी हुई है रेफरेंस के लिए। तो ये वेक्टर हमारे पास है जो जिसकी टेल ओ है और यहाँ पे हम एरो देख पा रहे हैं तो ओ ए। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, राइट। ओ ए, ऐसा नहीं, ओ ए वेक्टर, राइट। तो इसकी लेंथ जो है वो 35 किलोमीटर है, राइट। 35 किलोमीटर का वेक्टर अगर हम लेंथ बनाने लगे तो हमारी कॉपी, हमारे दोस्तों की कॉपी और हमारे सारे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चों की भी कॉपी भर जाएगी, राइट। तो ऐसा काम नहीं करना है अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो हमें स्केलिंग करनी है वेक्टर की, ठीक है। तो जब हम वेक्टर बनाएंगे तो हम उस वेक्टर की जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है उसे हम 5 किलोमीटर पे स्केल कर लेंगे, राइट। तभी तो हम बना पाएंगे। 35 किलोमीटर की वेक्टर बनाना है, पूरी कॉपी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हम दूसरे शहर पहुँच जाएंगे वेक्टर बनाते बताते, ठीक है।
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें प्रॉपर स्केल चूज करनी है। तो यहाँ पे हेल्प के लिए हमें पहले से स्केल दी हुई है। बताओ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें सोल्यूशन भी दे दिया हो, ठीक है। हमें स्केलिंग पहले से यहाँ पे दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर्स, यानी कि हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लेंथ का एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट, इफ 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 किलोमीटर, तो 7 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 35 किलोमीटर्स, करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग इज बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड कन्वेंशन टू शो डायरेक्शन, मतलब एक टेल होगा, एक हेड होगा, और जो हेड होगा उस पर एक एरो होगा। बेसिकली हेड जो होता है एरो के फॉर्म में होता है, राइट। तो वो जो एरो होगी, एरो सॉरी, वो उस पर हेड पे एक डायरेक्शन होगा, राइट। एरो की डायरेक्शन जो होती है हेड पे होती है कुछ इस तरह से, राइट। तो ये हमें डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है, किस डायरेक्शन में, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में, करेक्ट। अब इसको हम एक्स वाई प्लेन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। उसका डायरेक्शन ये होगा, सो दिस इज ओ, दिस इज ए, एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। क्या इस वेक्टर की लेंथ 7 सेंटीमीटर है? क्या हमें इसे 7 सेंटीमीटर लिखना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वेक्टर कितने, इस वेक्टर की लेंथ क्या है? 35 किलोमीटर्स, राइट। हमने इसको 7 सेंटीमीटर पे स्केल डाउन किया है, लेकिन इस वेक्टर की एक्चुअल लेंथ क्या है? इट इज 35 किलोमीटर्स होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं जिनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग वेक्टर, वेक्टर की लेंथ क्या है? 3 मीटर्स है, राइट। और जो डायरेक्शन दी हुई है दैट इज 30 डिग्री अलॉन्ग, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ईस्ट हमारा रेफरेंस है, राइट, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, राइट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्शंस और एक्स वाई एक्सेस को कंपेयर करें तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, राइट। वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो कुछ 3 मीटर्स हो जाएगी, राइट। तो 3 मीटर हमारे वेक्टर की लेंथ है। और ये जो एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देना, ईस्ट हमारा रेफरेंस है, ईस्ट हमारा रेफरेंस एक्सेस है। सो ईस्ट से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। सो दिस इज ए वेक्टर, राइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम वेक्टर को मैथमेटिकली लिखेंगे, हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे हम वेक्टर को ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है? 2 मीटर, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगेन साउथ इज द रेफरेंस, वेस्ट ऑफ साउथ। वर्ड प्ले पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेस्ट से एंगल लेना है या साउथ से एंगल लेना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ध्यान दो कि अगर एक्स वाई प्लेन को हम माने तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, दिस इज आवर वेस्ट एंड दिस इज आवर ईस्ट, राइट। सो इट सेज दैट 2 मीटर अलॉन्ग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो इसकी लेंथ क्या होगी? 2 मीटर, और साउथ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज आर वेक्टर, करेक्ट। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, राइट। यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर के लिए ही डिफाइन किया जाता है, यूनिट वेक्टर खुद में नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, लेट से हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस ए वेक्टर की का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 7 यूनिट्स, मतलब 7 यूनिट्स, कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है ना, मतलब मीटर, मीटर पर सेकेंड, जो भी पॉसिबल यूनिट्स है, न्यूटन, 7 न्यूटन, राइट। तो अब अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर बनाता हूँ जो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो, तो हमें दिख रहा है कि ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ब्लू कलर से, इसका डायरेक्शन बिल्कुल ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 यूनिट। तो ये वेक्टर कैसा हो गया? दिस इज अ वेक्टर having unit magnitude in the direction of a vector, so we can call it unit vector of a vector। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज बेसिकली यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, अ वेक्टर ऑफ, या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, ये जो हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है, अगर मैं इसी ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, इस ए वेक्टर को इसके
मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, जैसे हमने ए वेक्टर को ऐसे लिखा, ठीक है। अगर मैं इसी ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, मुझे एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर मिलेगा 1 यूनिट का, ठीक है। और जिसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा और उसका जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ना कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो यानी किसी भी वेक्टर को मैं उसके यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे जाहिर सी बात है ना कि अगर 7 यूनिट की बात हो रही है, अगर ऐसे 7 वेक्टर्स हमें मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे मिल जाए हमें, तो हमें पूरा ही वेक्टर मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको हम कर भी क्यों रहे हैं मुझे नहीं पता। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सिंपल सा हम ए वेक्टर को लिखेंगे जो कि है 5 मीटर, और उसके साथ कुछ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। तो डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। अब उसी वेक्टर को मैं अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट होगी, जिसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिट, राइट, यानी कि 1 मीटर इस केस में। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, राइट। सो दिस इज आर राइट, सो दिस इज आर यूनिट वेक्टर, करेक्ट। अब यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताता है, राइट। तो अभी हमने जस्ट सिंपली पढ़ा ना कि मैं किसी भी वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर हो गया, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इसके यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा तो अगर इस यूनिट वेक्टर को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर, करेक्ट। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वही वेक्टर मिल जाएगा, राइट, जो कि यहाँ पे होता है। अब एक चीज ध्यान देते हैं, देखो चीजों को सिंपल बनाते हैं वेक्टर की दुनिया में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखते। अगर मैं बात करूँ कि कुछ वेक्टर्स हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट, सो लेट्स से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर है जो कि है 6 यूनिट लंबा, उसके बाद दूसरा वेक्टर है जो कि है लेट्स से 4 यूनिट्स, राइट। एक तीसरा वेक्टर है जो कि है 3 यूनिट्स का, यू मतलब यूनिट्स, राइट, मीटर भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जनरली बस एक सिंपल सा टर्म यूज कर रहा हूँ, यूनिट, राइट। सो 6 यूनिट का है, दूसरा वेक्टर है 4 यूनिट का और तीसरा वेक्टर है 3 यूनिट का। तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, इस चीज पे ध्यान दें, ठीक है। तो अगर मुझे लेट्स से कि ये ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दिया बी वेक्टर, चलो मैंने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, और ये हो गया डी वेक्टर। देखो इसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तुम क्या कहोगे, सर उसी वेक्टर, मतलब बेसिकली अगर मैं एक वेक्टर बना दूं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1 यूनिट, राइट, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, राइट। तो बेसिकली बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ सी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर यही है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। डी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर यही होगा, करेक्ट। डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट्स, राइट। तो डी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 यूनिट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ डी वेक्टर, राइट। तो यानी कि सेम, अगर कुछ वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन सेम है, जैसे कि बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर की अगर हम बात करें, तो तीनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो तीनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। क्या कुछ क्लिक हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के अलाउंग हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मान लिया और हमने उसे नाम क्या दिया, हमने उसे क्या नाम दिया, आई कैप। आई कैप क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आई कैप, राइट। तो यानी कि बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 आई कैप से। सी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 आई कैप से। डी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 आई कैप से, राइट। अब
देखो यहाँ पे हमें क्या बताता है, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है और उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई कैप क्या है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। सी वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट। डी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 3 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। उसी तरीके से हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसे हम कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम कहते हैं के कैप। बेसिकली प्लस वाई एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया आई कैप, प्लस वाई के अलोंग जे कैप, और प्लस जेड के अलोंग के कैप, करेक्ट। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सो यूनिट वेक्टर प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड एक्सिस। सो प्लस एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। तुम लोग बोल रहे हो सर प्लस एक्स के अलोंग अगर आई कैप होता है, अगर कोई वेक्टर हुआ वो निगेटिव डायरेक्शन है, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, कि मान लो लेट्स से 10 यूनिट्स और माइनस एक्स के अलोंग है, तो प्लस एक्स के अलोंग अगर आई कैप है तो माइनस एक्स के अलोंग माइनस आई कैप। तो इस वेक्टर को लेट्स से ये वेक्टर हमारे पास है ई वेक्टर, तो ई वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर को हम लिखेंगे 10 वेक्टर, 10 इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 है और इसकी जो डायरेक्शन है वो है माइनस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा -10 आई कैप, ठीक है। अब ये जो कैप का सिंबल होता है ना, कैप का सिंबल यूनिट वेक्टर ही बताता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने पढ़ा था सर, बोलते हो ए वेक्टर ऐसा उसके ऊपर एरो सिंबल लगाते हो और फिर यहाँ पे लिखते हो कैप इंटू मैग्नीट्यूड करके ऐसे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये वेक्टर का सिंबल है, ये सिर्फ ये बताता है कि ए एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैप ये बता रहा है कि ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अगर यहाँ पे बी कैप लिखा होता तो वो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। अब रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, राइट। अब अगर हम किसी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो अभी तक हम क्या करते थे, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे, मतलब ये भी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर को देख करके हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। और हम उसका डायरेक्शन हमें पता ही है कि हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से भाई उसके टेल ओरिजिन पे लाई कर रही है, और इस वेक्टर का जो हेड है वो 3,3 पे लाई करता है, तो हम एक्स और वाई के साथ उसका एंगल भी निकाल सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, करेक्ट। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है, ये वेक्टर तो ऑटोमेटिकली, मतलब ये वेक्टर तो पहले से ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है, राइट। अब इसी वेक्टर को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है यूनिट वेक्टर्स का यूज करके, राइट। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अभी हम पिछले केस में हमने एक्चुअली किया क्या, हमने इनडायरेक्टली जैसे ही हमने लिखा बी वेक्टर तो 6 आएगा, हमने उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस वेक्टर को या इस एरो को देख करके हमें समझ में आ रहा था ना, इसकी टेल हेड इसका डायरेक्शन होगा प्लस एक्स के अलोंग, और जो भी इसकी लेंथ है वो हमें 6 यूनिट्स दी हुई थी, राइट। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन समझ में आ रही थी वेक्टर को देख के, लेकिन जैसे ही हमने उसको मैथमेटिकली लिख दिया, मैथमेटिकली किसी वेक्टर को लिखना बहुत ईजी होता है, राइट, क्योंकि हम हर बार वेक्टर को बना करके नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, सिंपल लिखना ज़्यादा ईजी रहता है कई केस में। कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई वेक्टर है 7 जे कैप, लेट से मैंने बोल दिया कोई वेक्टर है बी वेक्टर और ये जो है 7 जे कैप है, तो सिंपल सा आप समझ जाओगे ना कि इसका मैग्नीट्यूड 7 है और जे कैप क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हमें कोई निगेटिव सिंबल नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, करेक्ट। इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, देखो पहले एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे समझना चाहेंगे, हमारे लिए थोड़ी ज़रूरी है। लेट्स से कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब सबने घर में सीढ़ियाँ तो चली होंगी, राइट। तो लेट्स से हमारे पास कुछ सीढ़ियाँ हैं ऐसे, ठीक, ये ओरिजिन हो गया, और लेट्स से ये जो पॉइंट है दिस इज 5,4, राइट। अब मैं क्या किया, मैं ओरिजिन से ऐसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया 5,4, राइट। अगर मैं अपने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, राइट, तो ये जो है मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ओरिजिन से मेरी स्टार्टिंग हुई, राइट। तो वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट, मेरे डिस्प्लेसमेंट को। और इस वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, इसके बारे में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, राइट। तो 0 0 इनिशियल पोजीशन थी, 5 4 हमारी फाइनल पोजीशन है, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें जो ओरिजिन है हमारा वो क्या है, वो टेल हो जाएगा, और ये 5.4 क्या हो गया, ये हेड हो जाएगा,
करेक्ट। तो यानी कि इस वेक्टर की जो लेंथ है, राइट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन हम एक्स और वाई एक्सेस से देख करके कुछ भी हम बता सकते हैं, जो भी डायरेक्शन होगी, राइट। इस वेक्टर को अगर मैं आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पहले मैं ये देखूंगा कि ये 5,4 पॉइंट तक मैं पहुंचूंगा कैसे 0,0 से। तो यहाँ पे सिंपल है कि मुझे x के अलोंग कितना मूव करना पड़ेगा, 5 यूनिट्स, और फिर y के अलोंग मुझे मूव करना पड़ेगा 4 यूनिट्स। क्या यहाँ पे कुछ क्लियर हो रही है? या फिर इसको उल्टा इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पहले मैं y के अलोंग मूव करूंगा 4 यूनिट्स, फिर मैं x के अलोंग मूव करूंगा 5 यूनिट्स, राइट। क्या मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 i कैप प्लस 4 j कैप। देखो कितना सिंपल और कितना इजी हो गया इस वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, राइट। उसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है। हम यहाँ पे देखें तो x में हमारा मूवमेंट जो हुआ है वो 4 यूनिट्स है, और y में जो मूवमेंट हुआ है वो 2 यूनिट्स है, राइट। तो इस b वेक्टर को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा 4i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पे एक वेक्टर है, अभी देखो अभी तक हमने जो भी वेक्टर पढ़े वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, राइट। यहाँ पे ये वेक्टर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूंगा x में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है 6 यूनिट का, और जो y में मूवमेंट हो रहा है वो 3 यूनिट का होता है। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो नोटिस करना है, x के अलॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्चुअली माइनस एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, और माइनस एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, माइनस आई कैप। तो यानी इस वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 × -i कैप प्लस 3 × j कैप। क्योंकि 3 यूनिट जो मूवमेंट हो रहा है वाई के अलॉन्ग वो प्लस वाई के अलॉन्ग ही होगा, प्लस वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, और माइनस एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज माइनस आई कैप, राइट। तो सिंपली यहाँ पे सी वेक्टर क्या हो जाएगा, -6 i कैप प्लस 3 j कैप। अब देखो सिंपली इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि भाई वेक्टर बेसिकली टेल से हेड को कनेक्ट करना है ना हमें। तो हम टेल पे अगर खड़े हैं तो हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग माइनस एक्स के अलॉन्ग 6 यूनिट मूव करेंगे, और फिर 3 यूनिट मूव करेंगे वाई के अलॉन्ग, राइट। तो हम हेड पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से वेक्टर को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि किसी भी वेक्टर का जैसे हमने किसी वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। जैसे हम देख रहे हैं सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6 i कैप प्लस 3 j कैप। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, -6 i कैप प्लस 3 j कैप, राइट। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब देखो इस चीज को हम 3D स्पेस में थोड़ा सा बेटर तरीके से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, और क्यूब में हम सबको पता होता है ना कि क्यूब के सारे जो साइड्स होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लेट्स से कि ये क्यूब है जिसका जो डायमेंशन है दैट इज यूनिट, राइट, बेसिकली 1 मीटर मान लो, ठीक है। तो इस वाले एज को हम क्या मानते हैं, ऑरिजिन, राइट, करेक्ट। अब मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है, जो इसके ओरिजिन से इसके अपोजिट एज, जिसका हेड जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और सॉरी जिसका टेल जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और जिसका हेड जो है उस क्यूब के अपोजिट एज, यानी जो ओरिजिन के अपोजिट वाला एज होगा वहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा बेटर तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ऑरेंज कलर का, तो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं इस थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम तरीके से देखो, हम ओरिजिन पे खड़े हैं, हम एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किए, वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किए, और फिर जेड डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव किए, करेक्ट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमने एक्स के अलॉन्ग 1 यूनिट मूव किया, वाई के अलॉन्ग 1 यूनिट मूव किया, और जेड के अलॉन्ग भी 1 यूनिट मूव किया। फिर हम उस वेक्टर की टेल से उस वेक्टर के हेड पे पहुंच पाए। फिर हम इसी वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख देंगे, लेट्स से इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, करेक्ट। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमने एक्स के अलॉन्ग कितना मूव किया, 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, करेक्ट। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं बात करूं, किसी भी वेक्टर को, राइट, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसमें इसका 1 जो है इसका क्या है, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट, 1 क्या है, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट। यहाँ पे 1 क्या है, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट। यहाँ पे 1 क्या है, जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट, राइट, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब का एग्जांपल लिया था इसलिए सब कुछ 1 1 आ गया, राइट। अब अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखो
हम क्यूब का एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एक क्यूबॉइड लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, बट हमारे लिए समझने में वो ज़्यादा ईजी रहेगी। क्योंकि क्यूब के सारे डायमेंशन वन होते हैं। अब लेट्स से हमने क्या लिया एग्जांपल क्यूबॉइड का, राइट। अब क्यूबॉइड की एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी, राइट। तो हमने जैसा एग्जांपल लिया था, हमने इसको माना था क्या, ओरिजिन, दैट इज 0,0,0, राइट। और ये हमारी थी एक्स एक्सिस, अगर आपको याद हो, यानी कि ये आई कैप, इसके इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप, और जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप, राइट। अब लेट्स से इसका जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो कुछ अलग अलग है, राइट। अलग अलग मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो इसका अपोजिट है, राइट, इसकी लेंथ हो गई, लेट से मान लो कि जो एक्स के अलॉन्ग जो इसकी लेंथ हो गई दैट इज 3 मीटर्स, राइट। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, वाई के अलॉन्ग 2 है और जेड के अलॉन्ग लेट से 3, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, तो इस वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, फिर से ध्यान से समझना। एक्स के अलॉन्ग मैं कितना मूव करूँगा, 3 यूनिट्स। वाई के अलॉन्ग जो इसकी हाइट है दैट इज 2 यूनिट्स, और जेड के अलॉन्ग जो इसकी ब्रेड्थ है, राइट, दैट इज 3 यूनिट्स, राइट। तो मैं इस वेक्टर को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, राइट। अब ये जो है ये x कंपोनेंट है, ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट है, और ये इस वेक्टर का z कंपोनेंट है। देखो कितना इजी हो गया वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, राइट। तो किसी दुनिया में कोई भी वेक्टर होगा, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेसिकली, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। के कैप अब वो विजिबल है, राइट, ए जेड के कैप, राइट। तो x क्या हो गया, उसका x कंपोनेंट, करेक्ट। किसी भी वेक्टर का x के x एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स, राइट। ए वाई क्या हो गया उसका, यानी ए वेक्टर का y कंपोनेंट, राइट। और उसी तरीके से ए जेड क्या हो गया, ए वेक्टर का z कंपोनेंट, करेक्ट। अब अगर हम बात करें इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने की, राइट, तो हम सबको पता है कि एक क्यूबॉइड होता है जिसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है, राइट। तो ये जो वेक्टर है ये अपोजिट डायगोनल के अलॉन्ग है, राइट। ये जो हमने वेक्टर यहाँ पे बनाया है ये अपोजिट डायगोनल के अलॉन्ग है, करेक्ट। तो वेक्टर का जो डायगोनल होता है उसका जो लेंथ होती है, जो डायगोनल की जो लेंथ होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x कंपोनेंट उसका लेंथ है, y कंपोनेंट उसकी ब्रेड्थ है, और z कंपोनेंट उसका, सॉरी, y कंपोनेंट उसकी हाइट है और z कंपोनेंट उसकी ब्रेड्थ, राइट। तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी एक्स 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर, ए वाई है 2 यानी 2 स्क्वायर, और ए जेड है 3 स्क्वायर, राइट, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 9 + 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 22, यानी ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है, राइट। तो किसी भी वेक्टर को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमें होना नहीं चाहिए, राइट। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये तो बेसिकली 3D में था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, शायद हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई गई। अगर मैं बात करूँ 2D में, 2D प्लेन में, यानी एक्स यानी एक प्लेनर वेक्टर की बात करूँ, प्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनको कि हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट हो गया, हम मान लेते हैं 5,4, करेक्ट। इसको एंड दिस इज 0,0, राइट। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली हमें इसी वेक्टर की रेंज चाहिए ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 5 यूनिट्स मूव किया होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट है वो है 4 यूनिट्स का, यानी इसका जो वाई कंपोनेंट है दैट इज 4, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है 5, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट।
तो अब ये देखेंगे ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका, यही तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली वाई कंपोनेंट, और ये जो बेस स्क्वायर है दिस इज एक्चुअली एक्स कंपोनेंट, राइट। तो मैं इसको सिंपली सिंपली लिख सकता हूँ ना कि ए एक्स स्क्वायर विच इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ये ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दिस इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इट्स एक्स स्क्वायर कंपोनेंट प्लस वाई स्क्वायर कंपोनेंट, सॉरी अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो वेक्टर के कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमें कोई वेक्टर दिया हो और कुछ एंगल दिया हो, लेट्स से कोई एंगल थीटा दिया है यहाँ पे, राइट। हमें कोई एंगल थीटा दिया, राइट। सो लेट्स से ये है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, राइट। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। व्हाट इज द बेस, एक्स कंपोनेंट इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। उसी तरह अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ से हमें ए वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए साइन थीटा। यहाँ से हमने वेक्टर के कंपोनेंट भी निकालना सीख लिया। तो एक्स क्या हो गया, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और ए वाई क्या हो गया, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिस एक्सिस के साथ वो वेक्टर थीटा एंगल बनाता होगा, जिस एक्सिस के साथ वो वेक्टर थीटा एंगल बनाता होगा, जैसे इस केस में ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और जो वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो गया दैट इज ए साइन थीटा, करेक्ट। वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आ गया ए साइन थीटा, और एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आ गया दैट इज ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया हुआ है कि 2 मीटर अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगेन हमें ये पता है ना, ईस्ट तो रेफरेंस के लिए, राइट। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा होता है ना कि दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, राइट। जब हम लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और वेक्टर की लेंथ क्या है 2 मीटर्स, तो देखो ये हमारे पास हो गया 2 मीटर का वेक्टर, राइट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट हमारा रेफरेंस है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 2 मीटर्स, राइट। अब देखो ये ईस्ट यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, which is a cos theta। अगर ये a वेक्टर है, if this is a वेक्टर, right, तो a cos theta, right, so a is 2 and cos theta, cos 30 is √3/2, right? तो इसका x कंपोनेंट क्या आ गया, √3, राइट। उसी तरीके से अगर मैं इसका y कंपोनेंट निकालता हूँ तो इसका y कंपोनेंट क्या आ गया, a sin थीटा, राइट। सो a sin थीटा यानी कि 2 × 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 1। अगर मैं इस वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, √3 प्लस 1 जे कैप, सो दिस इज सिंपली √3 आई कैप प्लस जे कैप, दैट्स इट। तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो चीज़ें और इजी हो गई कि यहाँ पे हमें वेक्टर पहले से दिया हुआ है, और जो चीज़ नहीं दी हुई है वो है एंगल। सो लेट्स से कि ये एंगल मान लो, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, राइट। और इस वेक्टर की जो लेंथ है लेट्स से कि वो है 5 मीटर्स, राइट। तो अगर ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है, अगर इस ए वेक्टर को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, मुझे उसका वाई एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, करेक्ट। तो चलो इसका एक्स और वाई के अलॉन्ग हम कंपोनेंट निकालते हैं, दिस इज एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एंड दिस विल बी इक्वल टू वाई एक्सेस के अलॉन्ग, करेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान देना कि मैंने बोला था जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जिस एक्सिस के साथ वो वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है उस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए कॉस थीटा, यानी कि प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट। यानी कि ए कॉस 30 विच इज 5 cos 30, 5 into cos 30 is basically √3/2, so this is equal to 5 √3/2। और y के अलॉन्ग जो x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी
ए साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, ये जो एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आता है ना, दैट इज अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस, राइट। सो ए साइन थीटा, सो विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2, साइन 30 इज 1/2, सो विच इट इज इक्वल टू 5/2, राइट। तो इस वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा ए वेक्टर, तो उस ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट है इसका 5/2। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस की, ये निगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, राइट। सो ये माइनस आई कैप 5√3/2 जे कैप। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कभी भी किसी वेक्टर का हमें कुछ एंगल दिया हो कि वो थीटा एंगल बनाता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, तो जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाएगा, हमें उसके अलोंग जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा एक्स के अलोंग ही जो कंपोनेंट आएगा दैट इज ए कॉस थीटा। अगर ये 60, अगर तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई के साथ, तो वाई के साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, ए कॉस 60, सेम बात है, इट इज द सेम थिंग, राइट। वो जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही कॉस के साथ, मतलब बेसिकली अगर वो 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस 30। और इस केस में वो 60 डिग्री वाई के साथ एंगल बना रहा है, तो वाई के अलावा उसका कंपोनेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस 60, विच इज एक्चुअली इक्वल टू ए साइन 30, राइट। अगर मैं थीटा को 30 मान रहा हूँ, तो कॉस 60 और साइन 30 तो सेम ही चीज़ है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जेई मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान दो, एक वेक्टर है हमें एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, राइट। कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर बना रहा है, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये जो लेंथ होगी दिस इज गिवन एज 2√3, राइट। वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो वाई कंपोनेंट हो गया ए वाई, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस 30, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2√3, तो 2√3 इक्वल टू ए कॉस 30 विच इज √3/2, राइट। तो यानी कि यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, √3 एंड √3 विल कैंसिल ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पे हमें पूछा एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन 30, राइट। a is having a value of 4 and sin 30 is basically 1/2, so 4 into 1/2 which is equal to 2। तो यहाँ पे हमें जो उसका साइन कंपोनेंट मिलेगा, बेसिकली जो उसका एक्स के अलॉन्ग, सॉरी साइन कंपोनेंट नहीं, जो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। अब किसी के दिमाग में क्या होगा ना कि थीटा एंगल, अगर वो उसके दिमाग में ऐसा होगा ना कि थीटा एंगल बना रहा है, तो एक cos थीटा एक्स कंपोनेंट हो गया, ए साइन थीटा वाई कंपोनेंट हो गया, तो वो कुछ ना कुछ गलत कर देगा और कोई ना कोई ऑप्शन इसमें पक्का मैच कर जाएगा, राइट। तो हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस एक्सेस के साथ एंगल बना रहा है उसके अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, राइट। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो यहाँ तक हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकालना सीख लिया, ठीक है। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन के पहले देखो एक और चीज़, हम सारी वैल्यूज जानते हैं ना बेसिकली, साइन 0 कॉस 0, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे, 60 पे और 90 पे, राइट। अब तो स्पेशल एंगल है 37 डिग्री और 53 डिग्री, हमें ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो 37 या 53 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 37 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है, 3/5, कॉस थीटा होता है 4/5, और 53 पे साइन थीटा होता है 4/5 और कॉस थीटा होता है 3/5। टैन की वैल्यू 3/4 और 4/3, ये सब तो हम निकाल ही सकते हैं ना जुगाड़ से, हमें सब पता है ये सारी चीज़ें। तो जस्ट इनका ध्यान रखना है हमें कि अगर 53 डिग्री या 37 डिग्री का एंगल है, तो कॉस और साइन की वैल्यू क्या होगी अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों वेक्टर का एडिशन हमसे पूछा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड करने का सिंपल सा एक तरीका ये होता है, हम ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, हमें पता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से हम बी वेक्टर को लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और सी वेक्टर को सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। इस तरीके से हम इन तीनों वेक्टर को लिखेंगे। और
क्योंकि हमें पता है ना कि हर वेक्टर को हम उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर को देखूँ तो इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट है, इसका एक्स कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ या जेड कंपोनेंट की बात करूँ तो वो तो जीरो। खैर ये वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में ही है, तो सारे वेक्टर्स के जो जेड कंपोनेंट है वो क्या हो गए, जीरो। सारे जेड कंपोनेंट्स क्या हो गए, जीरो। तो मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, इसका एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया, तो इसको मैं सिर्फ लिख सकता हूँ जीरो आई कैप, राइट, जीरो आई कैप प्लस 5 जे कैप। और उसी तरीके से अगर मैं बी वेक्टर की बात करूँ तो उसमें वाई कंपोनेंट जीरो है और जेड कंपोनेंट जीरो है, तो दिस इज 4 आई कैप प्लस जीरो जे कैप। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब सी वेक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा ना, क्योंकि वो 37 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। तो इसका जो वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जो सी का वाई कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 5 5 cos 37, और इसका जो x कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 साइन 37। इसीलिए 37 डिग्रीज पे जो कॉस और साइन की वैल्यूज होती हैं उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, सो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, सो दिस इज इक्वल टू 4। एंड साइन 37 इज 3/5, so 5 into 3/5 which is, so cx will be equal to 3, right। so c वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, c वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ cx। अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो दिस जो इसका x कंपोनेंट आता है वो निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग आता है, तो इट विल हैव माइनस आई कैप। वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, माइनस आई कैप का, राइट। तो cx इज 3 इंटू माइनस आई कैप प्लस cy की वैल्यू क्या आ रही है, cy जो है वो भी माइनस y के अलॉन्ग, राइट। तो माइनस y के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज माइनस जे कैप, तो we'll have 4 into minus j cap, right। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं -3 i कैप माइनस 4 j कैप, राइट। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमें आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप से ऐड करना है, जे कैप को जे कैप से, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये तीन वेक्टर है, हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। इन तीनों वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका है कि आई कैप को आई कैप से और जे कैप को जे कैप से, और के कैप अगर है तो के कैप को के कैप से, राइट। तो इसका अगर मैं एडिशन करूँ तो मैं देखूंगा एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, -3 और 4, राइट। तो -3 प्लस 4 क्या हो गया, आई कैप। वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, -4 और +5, दैट इज। इस जो वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा कचपच हो गया, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज द सम ऑफ वेक्टर a plus b plus c, right। this is our final answer, right? तो यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन सीख लिया है इन टर्म्स ऑफ आई जे एन के, बिना वेक्टर एडिशन के लॉस को पढ़े, राइट। क्योंकि वेक्टर एडिशन में कई सारी चीज़ें होती है, राइट। जब हम वेक्टर एडिशन देखेंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, हमारे पास ट्रायंगल लॉ, हमारे पास पॉलीगन लॉ है, उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो बिना इन सब चीज़ों को डिस्कस किए हमने सीख लिया है कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उनको उनके कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो कि हमारे लिए वेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देगा। तो आज के सेगमेंट में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम फोकस करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर दिया हो तो उन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर एडिशन के क्या लॉज हैं, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो।